विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत। प्रधानमंत्री G1 योजना ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और जैव ईंधन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो आज हम इसी को पूरे डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री G1 योजना, जिसे जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना भी कहते हैं, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। फीडस्टॉक कहा जाता है कि जैसे फसल कटते हैं तो फसल के जो कटने के बाद अवशेष बचते हैं वही है फीडस्टॉक। यह योजना 2019 में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कृषि अवशेषों के लिए वैकल्पिक उपयोग प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के भारत के व्यापक प्रयासों के हिस्सों के रूप में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य समझ लें कि इस योजना का उद्देश्य बायोमास और अन्य नवीकरणीय संसाधन जैसे कृषि अपशिष्ट, जैसे फसल अवशेष, वानिकी अवशेष, नगर ठोस अपशिष्ट और अन्य गैर खाद्य स्रोत से जैव ईंधन इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना है। कृषि अवशेषों के लिए बाजार उपलब्ध कराकर इस योजना का उद्देश्य फसल जलाने की प्रथा को कम करना है, जो भारत में विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये समस्या खास करके पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कहीं हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो हार्वेस्टर में बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में फसल अवशिष्ट बचे रह जाते हैं और किसान क्या करते हैं कि उसी में जब आग लगाते हैं तो यही पराली जिसको हम कहते हैं, तो इसी पराली के जो ठोस कार्बन है वो उड़ते हैं और आसपास के कई शहरों में वो प्रदूषण फैलाते हैं और बहुत ही ठोस कार्बन वाला प्रदूषण फैलता है, जिससे एक धुंध का निर्माण होता है। और इसी समस्या से दिल्ली जूझ रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या में ये एक है, इसलिए ये योजना शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ईंधन मिश्रण के रूप में इथेनॉल का उपयोग जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकता है और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। यानी कि एक साथ दोनों काम किया जा रहा है, यानी कि फसल अवशिष्ट हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है और जीवाश्म ईंधन के माध्यम से इथेनॉल का बना करके ढेरों तरीके से जो पेट्रोलियम जलने से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो इथेनॉल जलाने पर उससे अपेक्षाकृत बहुत ही नाम मात्र का कार्बन उत्सर्जन उससे होता है और इसे लगभग स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसलिए दुनिया भर में इथेनॉल का मिश्रण करने की शुरुआत हो चुकी है। नवीकरणीय संसाधनों से इथेनॉल के उत्पादन का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। अपशिष्ट बायोमास और शहरी अपशिष्ट जैसे गैर खाद्य जैव ईंधन फीडस्टॉक के एकत्रीकरण का समर्थन करके स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना है। ये था इसका उद्देश्य। अब इसमें कार्यान्वयन और वित्तीय परिव्यय को समझें कि क्या-क्या है। तो यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए 1968.50 करोड़ परिव्यय दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 2G यानी द्वितीय पीढ़ी इथेनॉल जैव रिफाइनरियों की स्थापना करना है, जो इथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अवशेषों और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करेंगे। इस योजना के अंतर्गत 12 वाणिज्यिक पैमाने और 10 प्रदर्शन पैमाने की दूसरी पीढ़ी यानी 2G इथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि 2G इथेनॉल बनाने के लिए जो परियोजना शुरू की गई है वह 2 चरण में सहायता पाएगी। पहला चरण 2018-19 से 2022-23 यह 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन परियोजनाओं का समर्थन दिया जाएगा। दूसरा चरण 2020-21 से 2023-24 है, जिसमें शेष 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन परियोजनाओं को समर्थन दिया जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा? तो इस योजना से जैव रिफाइनरियों की स्थापना को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। 2022 तक 700 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करना, जिससे पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के सरकार के लक्ष्य में योगदान मिलेगा। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन का उपयोग करके आयात पर निर्भरता कम करने के भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना वही इसका प्रभाव रहेगा। जीवाश्म ईंधनों के प्रगतिशील सम्मिश्रण
प्रतिस्थापन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी इसका प्रभाव रहेगा। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का क्या अभी तक जो विकास रहा उसको समझ लें तो भारत सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जिसको ईबीपी कहते हैं, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। ईबीपी कार्यक्रम के तहत पेट्रोल के साथ इथेनॉल का सम्मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2022-23 में 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गया है, जबकि मिश्रण प्रतिशत 1.53% से 12.06% की वृद्धि हुई है। जुलाई 2024 में सम्मिश्रण प्रतिशत 15.83% तक पहुंच गया है और चालू इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 में संचयी सम्मिश्रण प्रतिशत 13% को पार कर गया है। तो ये पूरे जो परसेंटेज हैं ये आप आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में देखेंगे कि इससे जुड़ा हुआ, इस पेज से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न आपको आएगा। इसलिए इस पूरे पेज को आप स्क्रीनशॉट लेकर या जैसे भी हो आपको याद रखना है। तेल विपणन कंपनियां जो इथेनॉल आपूर्ति वर्ष है 2025-26 उसके अंत तक 20% सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। यह अनुमान लगाया गया है कि 20% सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए जो इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के दौरान 1100 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सम्मिश्रण आवश्यकता को पूरा करने और अन्य उपयोगों यानी पेय, रासायनिक और दवा आदि के लिए 1750 करोड़ लीटर इथेनॉल आसवन क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार 2G इथेनॉल यानी उन्नत जैव ईंधन जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिशेष बायोमास या कृषि अपशिष्ट, जिसमें सेल्यूलोसिक और इग्नोसेल्यूलोसिक तत्व होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट आदि को उन्नत जैव ईंधन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इथेनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है। देश में 2G इथेनॉल क्षमता को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 2G बायो इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री जीवन योजना अधिसूचित की गई थी। इस योजना के तहत पहली 2G इथेनॉल परियोजना अगस्त 2022 में हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई। बीपीसीएल, एचपीसीएल और एनआरएल द्वारा क्रमशः बरगढ़ उड़ीसा में, भटिंडा पंजाब में और नुमालीगढ़ असम में स्थापित की जा रही है। अन्य 2G वाणिज्यिक परियोजनाएं भी लगभग पूरी होने वाली हैं। अभी समाचार में क्यों है तो सरकार डीजल में 5% इथेनॉल मिश्रण शुरू करने की योजना का मूल्यांकन कर रही है, क्योंकि वह अगले 2 वर्ष में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण लाभ में सुधार करना, कच्चे तेल के आयात लागत को कम करना है। मई में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण पहली बार 15% से अधिक हो गया, जिसका श्रेय जैव ईंधन उत्पादकों की ओर से बढ़ी हुई खरीद को भी जाता है, जिन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता का काफी विस्तार किया। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इथेनॉल मिश्रित डीजल के प्रदर्शन, उत्सर्जन और स्थायित्व का आकलन करने के लिए 2018-19 में BS3 और BS6 बसों का परीक्षण किया। 500 घंटे के परीक्षण में कोई बड़ी विफलता नहीं पाई गई और नियमित डीजल की तुलना में ईंधन की खपत थोड़ी कम रही। हालांकि BS6 वाहनों पर अभी और परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है तथा उम्मीद है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी जल्द ही भारी वाहनों पर इस ईंधन का परीक्षण करेगी। अब 2-3 सवाल हैं जिसको आप समझ लें कि इस ढंग के आते हैं तो क्या देंगे। इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है, साधारण तरीके से समझें तो इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाकर अलग अलग मिश्रण बनाए जा सकते हैं। चूंकि इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है, इसलिए यह इंजन को ईंधन को पूरी तरह जलाने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्सर्जन होता है और इस पर पर्यावरण प्रदूषण की घटना कम होती है। अब भारत में कितनी मात्रा इथेनॉल मिश्रण की अनुमति है तो भारत में नवंबर से शुरू हुई आपूर्ति वर्ष में 2023-24 के पहले 4 महीनों में 11.60% की औसत इथेनॉल मिश्रण दर हासिल की है, जबकि सरकार ने पूरे वर्ष के लिए 15% का लक्ष्य रखा है। सरकार ने आपूर्ति वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। अब 1G और 2G इथेनॉल क्या है इसको समझ लें तो बायो इथेनॉल तकनीक को
ऐसी शर्कराओं की उत्पत्ति के आधार पर या तो पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी कहा जाता है, जहां पहली पीढ़ी बायोइथेनॉल तकनीक में शर्करा के स्रोत के रूप में स्टार्च का उपयोग किया जाता है, वहीं 2G बायोइथेनॉल तकनीक में शर्करा के स्रोत के रूप में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको 1G और 2G इथेनॉल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इस वीडियो से बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको हम बार-बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे अच्छे से तैयार कर लें और ये आगे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का प्रधानमंत्री जीवन योजना। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।